हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं। तो कोई भी मोशन जो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा होगा, मतलब जब तक वो मोशन में है तब तक उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। वैसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल आइए दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये सर्फेस ऑफ द अर्थ है और यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया सर्टेन एंगल पे, या एक फुटबॉल मान लीजिए उसको आपने किक किया सर्टेन एंगल पे। तो यहां से एक फुटबॉल को आपने सर्टेन एंगल पे ऐसे किक किया विद स्पीड यू। तो क्या इसका मोशन जब आपने यहां से किक किया तो क्या ये फुटबॉल ऐसा जाता रहेगा स्ट्रेट लाइन में? जी नहीं, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड की तरफ। अर्थ उसे नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मोशन ऐसा नहीं होगा, डाउनवर्ड भी जाएगा एट द सेम टाइम। तो मोशन कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जब तक ये मोशन में है तब तक इस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस लग रहा है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं या फिर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि एक हेलीकॉप्टर है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और सडनली यहां से किसी ने एक पैकेट को ड्रॉप किया है। सिंपली ड्रॉप किया है, थ्रो नहीं किया है, सिंपली ऐसे ड्रॉप किया है, बस ऐसे छोड़ दिया। तो क्या वो पैकेट का मोशन ऐसा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस पैकेट के पास इनर्शिया ऑफ मोशन है इस डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। तो वो डाउनवर्ड भी जाएगा और एट द सेम टाइम फॉरवर्ड भी जाएगा। तो उसका एक्चुअल मोशन कुछ ऐसा होगा। ये सरफेस ऑफ द अर्थ मान लीजिए। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि जब तक ये मोशन में है तब तक इसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है और यहां से हमने एक बॉल को इस डायरेक्शन में स्ट्रेट एक्स एक्सिस में हमने प्रोजेक्ट किया है। तो सिमिलर आएगा जैसा कि इसमें आया था। इनर्शिया ऑफ मोशन इस साइड है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो डाउनवर्ड भी जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से फॉरवर्ड भी जाएगा। सो नेट ये कुछ ऐसा जाएगा। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें कुछ एजम्पशंस है या कुछ कंडीशंस है। सो एक कंडीशन तो ये है, द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट शुड नॉट बी वेरी हाई। क्यों? किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी बहुत हाई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी बहुत हाई हो गया तो एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा एयर रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और एयर रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो उसे हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रह जाएगा। क्योंकि हमें बताया गया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ वो होता है जिसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और कोई फोर्स नहीं लगता है। सो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट शुड नॉट बी वेरी हाई। दूसरा कंडीशन है, द मैक्सिमम हाइट, द मैक्स हाइट should not be very high। क्यों? अच्छा, मैक्सिमम हाइट किसे कहते हैं? इस हाइट को मैक्सिमम हाइट कहते हैं, है ना। तो ये मैक्सिमम हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अगर बहुत ज़्यादा हो गया सरफेस ऑफ द अर्थ से, अगर मैक्सिमम हाइट अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उस केस में वेरिएशन ऑफ जी को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि जी का वैल्यू जो 9.8 हम लोग लेते हैं वो हाइट के साथ चेंज होता है। तो जी का वैल्यू अगर यहाँ हम 9.8 ले रहे हैं और अगर ये बहुत हाई हो गया तो यहाँ जी का वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। मतलब थ्रू आउट द मोशन जी का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। और इससे क्या प्रॉब्लम होगा? इससे प्रॉब्लम ये होगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हम नहीं लगा पाएंगे। जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा फिर मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा और भी। थर्ड कंडीशन, द रेंज शुड नॉट बी वेरी हाई। The range should not be very high। क्यों? रेंज बहुत हाई क्यों नहीं? अच्छा, रेंज किसे कहते हैं? जहां से आपने प्रोजेक्ट किया है और जहां पे ये फाइनली लैंड कर रहा है, ये डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। तो ये बहुत हाई नहीं होना चाहिए। इससे क्या प्रॉब्लम होगा अगर बहुत हाई हो गया तो जी का वैल्यू यहां और यहां सेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है
तो जी का वैल्यू यहाँ और यहाँ सेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू, ऐसा नहीं कि जी का वैल्यू 9.8 हर जगह होता है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि जी का वैल्यू स्लाइटली वेरी करता है, वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द अर्थ पे भी, और लोकली वो अफेक्टेड होगा। यहाँ डेंसिटी ऑफ द अर्थ और यहाँ डेंसिटी ऑफ द अर्थ डिफरेंट होगा, लोकली अफेक्टेड होता है। तो जी का वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे सेम नहीं हो पाएगा। सो अगेन वही सिमिलर प्रॉब्लम आएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर रेंज बहुत ज़्यादा हो गया तो ये अर्थ का जो सर्फेस हमने स्ट्रेट मान रखा है वो स्ट्रेट हम नहीं मान पाएंगे, उसका कर्व्ड इफेक्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो ये 3 कंडीशंस है या फिर एजम्पशंस है। हमें सभी स्टडी करना है, बट सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे, इसके इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, इसके फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे, एंड देन हम इसका भी बात करेंगे, इसका भी बात करेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम डिराइव करेंगे मैक्सिमम हाइट रेस्ट का फॉर्मूला। ये हाइट को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट रेस्ट। तो इसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, इसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है। तो उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2as एंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने के लिए 2 कंडीशन था। एक कंडीशन था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि है भी, एक्सेलरेशन सभी जगह 9.8 होगा ग्रेविटी की वजह से। जो अगर इस कंडीशन को फुलफिल हो रहा है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो कंडीशंस बताया, वो कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हर जगह सेम होगा 9.8। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू हर जगह सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था ये इक्वेशंस लगाने के लिए कि मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, बट ये मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है। दैट मीन्स ये इक्वेशंस को अभी हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये इक्वेशंस को लगाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दें, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, एंड सेपरेटली स्टडी करें। तो जब हम अलोंग एक्स एक्सिस से स्टडी करेंगे तो वेलोसिटी हम एक्स एक्सिस का लेंगे, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस का लेंगे, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस का लेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस का लेंगे। सो इन दैट केस सब कुछ सेम डायरेक्शन में होगा। सो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जैसा ट्रीट कर सकते हैं सेपरेटली, एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस में। तो हमें ये, चलिए स्टार्ट करते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसे वाई एक्सिस मान लेते हैं। जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया है वो u था, क्वेश्चन में गिवन था, एंड लेट दिस एंगल भी थीटा, ये भी गिवन है, u और थीटा गिवन है। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट रेस्ट, ये हाइट। क्योंकि हमें हाइट फाइंड करना है तो वो डिस्टेंस से मिलेगा, और इसमें s का टर्म है नहीं तो ये हम नहीं लगाएंगे। बचा ये दोनों, इसमें भी s का टर्म है, इसमें भी s का टर्म है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं पता है हमें, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम नहीं पता है, तो हम ये नहीं लगाएंगे, हम ये वाले लगाएंगे। तो इसमें क्या वेलोसिटी पता है? हाँ, दिखाता हूँ कैसे। सो ये इक्वेशन हम ये वाले लगा रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बट ये इक्वेशन हम लगाएंगे अलोंग वाई एक्सिस के लिए। सब कुछ वाई एक्सिस का लेना है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ वाई एक्सिस का लेना है। सो हमें कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा u को। सो अगर ये u है तो इसे ux मान लीजिए और इसे uy मान लीजिए। इनिशियल स्पीड का y कंपोनेंट, इनिशियल स्पीड का x कंपोनेंट। तो ux का वैल्यू आएगा u cos थीटा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये u है और ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है तो ये वाले कंपोनेंट cos वाला होगा। जो एंगल फॉर्म करता है वो cos वाले कंपोनेंट होता है एंड दूसरे वाले साइन कंपोनेंट होता है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। सो uy इक्वल टू u sin थीटा। तो u का हमें कंपोनेंट्स मिल गया। नाउ एक्सेलरेशन का भी हमें कंपोनेंट्स चाहिए होगा। तो जब ये मोशन में है तो उस समय इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जो कि डाउनवर्ड होगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.8 होगा, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। तो इसे g मान लेते हैं, और इस एक्सेलरेशन का ये वाले कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना होगा? तो अगर ये g है और ये x एक्सिस में है, ये नेगेटिव y एक्सिस में है, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये g है
तो ये बनेगा जी कॉस ऑफ दिस एंगल, जैसे कि यहाँ पे रूल होता है। तो ये जी है तो ये बनेगा जी कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है, दैट मीन्स ये कंपोनेंट जीरो होगा। सो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो है, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो है, और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट माइनस जी है। माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में। सो पुट करते हैं। और एक बात आपको पता होगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होता है। तो यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो इसे हम कंपोनेंट्स में अगर स्प्लिट करें यहां पे भी, तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा ये वाला वेलोसिटी का, और वाई कंपोनेंट होगा ये वाला, वाई कंपोनेंट होगा ये वाला। और क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है तभी तो एक्सेलरेशन जीरो था, तो इस तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो स्पीड का जो ये वाले कंपोनेंट, वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोर्स लग नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो स्पीड चेंज नहीं होगा, रिटार्डेशन भी नहीं होगा। तो ये वाले वेलोसिटी का कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। लेकिन वेलोसिटी का ये वाले कंपोनेंट, वेलोसिटी अपवर्ड है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, दैट मींस ये वेलोसिटी कमता जाएगा। सो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यहां पे जो भी होगा, यहां और कम होगा, यहां और कम होगा। मैक्स हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होगा। वेलोसिटी का ये जो वाई कंपोनेंट है, चलिए यहां के लिए मैं अगर बात कर लूं वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, सिमिलरली यहां पे जब मैं वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट का जब बात कर रहा हूं तो यहां पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो है, क्योंकि अलोंग द वाई एक्सिस वेलोसिटी नहीं है। अगर अलोंग द वाई एक्सिस अगर वेलोसिटी अगर होता तो ये और भी ऊपर जाता, तो ये अगर और ऊपर नहीं जा पा रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी अलोंग दैट डायरेक्शन जीरो है। सो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यहाँ पे जीरो है, और इस बात को हम यूज करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो है, और इस बात को हम यूज करेंगे। सो वी वाई इक्वल टू जीरो यहां पुट कर दे, तो जीरो इक्वल टू यू वाई का वाई कंपोनेंट का, यू का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। सो ये बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ay जिसका वैल्यू है माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा डिस्प्लेसमेंट, ये जो यहां से जब ये यहां जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये स्ट्रेट लाइन, है ना। जब ये यहां से फाइनली यहां पहुंच रहा है मैक्सिमम हाइट तक, जब वो पहुंच रहा है तब तक के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये स्ट्रेट लाइन, और उस डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट होगा ये लेंथ और वाई कंपोनेंट होगा ये लेंथ। सो डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट हमारा एच मैक्स है, मतलब मैक्सिमम हाइट रेस्ट है। तो इसको जब हम इस साइड ले आए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। सो ये बन जाएगा 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। So this is the formula of maximum height reached. ये हाइट का हमें एक्सप्रेशन मिल गया। नाउ हमें फाइंड करना है टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। सो इस बार हमें टाइम फाइंड करना है, तो हम एटलीस्ट ये वाली इक्वेशन तो नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें टाइम का कोई टर्म नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। तो या तो हम ये लगा सकते हैं या तो फिर हम ये लगा सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस हाँ मिल चुका है, ये वाले पुट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, इसको मैं यूज कर रहा हूँ, हालांकि इससे भी आ जाएगा। तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्स हाइट हमें फाइंड करना है नेक्स्ट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्स हाइट। टाइम टेकन टू रीच द मैक्स हाइट, इसे मैं T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो ये क्वेश्चन में लगाने जा रहा हूं v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। अगेन y एक्सिस के लिए लगाऊंगा। सो यहां पे y लगा दिया, यहां पे y लगा दिया, एक्सेलरेशन में भी y लगा दिया। टाइम स्केलर है तो उसमें x कंपोनेंट y कंपोनेंट का बात ही नहीं आता है। सो वी वाई, सो मैक्स हाइट तक पहुंचने तक में जितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो मैक्स हाइट पे उसका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होगा। सो जीरो यू वाई यू साइन थीटा यहां से
ए वाई का वैल्यू माइनस जी है और टी को हमने T1 माना है। सो T1 इक्वल टू क्या आएगा, इसको आप इस साइड ले आए। सो जी T1 इक्वल टू यू साइन थीटा। सो T1 इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। सो टाइम टेकन टू रीच द मैक्स हाइट का फॉर्मूला ये आएगा यू साइन थीटा बाई जी। तो इसमें नेक्स्ट डेरिवेशन है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें फाइंड करना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां से यहां तक जाने में, जब तक ये मोशन में यहां से यहां तक जाने में इसे कितना टाइम लगा ये हमें फाइंड करना है। सो यहां से यहां का हमें टाइम मिल चुका है और यहां से यहां का भी उतना ही टाइम होगा। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ट्वाइस ऑफ दिस। जो ये हमने टाइम डिराइव किया था, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, तो उसका ट्वाइस होगा टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर। बट हमें मैथमेटिकली ये फाइंड करना है, ऐसे ट्वाइस करके नहीं कर देना है कि बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो हो गया टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मैथमेटिकली फाइंड करना है। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाइए, देखते हैं डेरिवेशन। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से डिनोट कर रहा है टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर। सो यहां पे एक और चीज को आप नोटिस कीजिए कि जब पार्टिकल यहां पे है ना, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन, और जब पार्टिकल यहां पे है तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाले, है ना। सो जब यहां पे था तो डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट होगा दिस मच, और जब यहां पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट दिस मच, मतलब बढ़ गया है। अभी था डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट दिस मच जब यहां था तो, और जब यहां पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट बढ़ गया है। जब मैक्स हाइट पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट और ज्यादा हो गया, और जब वो यहां पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से स्ट्रेट लाइन यहां तक। और इस बात को आप नोटिस कीजिए कि जब वो यहां पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये लाइन जिसका वाई कंपोनेंट होगा दिस मच। तो वाई कंपोनेंट अब कम रहा है डिस्प्लेसमेंट का। जब वो यहां से और आगे जाकर के यहां पहुंचेगा, लेट्स से हियर, तो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां स्ट्रेट लाइन, ये वाले लाइन जिसका वाई कंपोनेंट होगा दिस मच। सो आप नोटिस कर रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट धीरे धीरे कमता जा रहा है ना। और जब वो फाइनली यहां पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा दिस मच और डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट 0 होगा। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से यहां तक जाने का टाइम हमें फाइंड करना है, और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट इस वाई 0 हो रहा है, और इस बात को हम यूज करेंगे। अब क्योंकि हमें इस वाई पता है जो कि 0 हो रहा है, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि एस वाई का वैल्यू हम 0 पुट कर पाएंगे और यहाँ पे टाइम हमें फाइंड करना है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। इसमें तो टाइम का फैक्टर ही नहीं है, और इसमें है तो इसमें फिर वी वाई का फिर इशू आएगा। सो ये वाले हम लगाते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो जब वो यहां से यहां पहुंच रहा है डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट 0 हो रहा है, वाई एक्सिस की लगा रही है इक्वेशंस, तो एस वाई का वैल्यू 0, यू वाई यू साइन थीटा, टी कैपिटल टी से हमने रिप्रेजेंट किया इसे, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू माइनस जी है, टी स्क्वायर। तो इसको आप इस साइड ले आए तो ये बनेगा हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, है ना। सो एक टी गया, कैंसिल कर दे। सो टी इक्वल टू ये 2 यहां आ जाएगा, 2 यू साइन थीटा बाई जी। तो हाँ जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस ऑफ दिस आ रहा है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो यहां से यहां जाने में जितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस ऑफ दैट हो रहा है ना। तो यहां से मैथमेटिकली ये भी प्रूव हो रहा है कि टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करने के लिए टोटल टाइम माइनस दिस टाइम हम कर दे, मतलब दिस टाइम माइनस दिस टाइम हम कर दे। सो उसे अगर हम T2 से डिनोट करें, T2 जो कि टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम मैक्स हाइट टू द ग्राउंड है, तो वो आएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस T1। सो ये आएगा 2u साइन थीटा बाई जी माइनस यू साइन थीटा बाई जी, तो वो आ जाएगा यू साइन थीटा बाई जी। सो यहां से ये भी प्रूव हो रहा है कि T1 इक्वल टू T2।
यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में उतना ही टाइम लगेगा। बट अगर हम एयर को कंसिडर करते तो उस केस में यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम सेम नहीं होता है। अगर एयर को भी अगर आप कंसिडर करें एयर रेजिस्टेंस को, तो उस केस में यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम सेम नहीं होता है। इनफैक्ट वो सिमेट्रिक मोशन नहीं होगा। एयर को कंसिडर करेंगे तो सिमेट्रिक मोशन नहीं होगा। ये वाले पाथ और ये वाले पाथ सेम नहीं होता है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं उसके आगे डिटेल में। सो ये हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। दैट मीन्स हमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल चुका है, टाइम टेकन टू रीच मैक्स हाइट मिल चुका है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल चुका है। अब हम रेंज फाइंड करेंगे। रेंज होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे रेंज का। रेंज आर से डिनोट करते हैं। सो रेंज का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए, रेंज का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, रेंज इसे कहते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। रेंज का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, क्योंकि रेंज एक डिस्टेंस है ना, सो या तो हम ये एक्सप्रेशन लगाएंगे या तो ये लगाएंगे, क्योंकि इसमें इसका तो टर्म है नहीं, है ना। सो ये और ये हमारे पास दो फॉर्मूला है। सो आइए देखते हैं, ये वाले लगाते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये इक्वेशन हम लगाएंगे एक्स एक्सिस के लिए, क्योंकि रेंज का जो फॉर्मूला डिराइव करना है वो डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है, इसलिए हम इसे एक्स कंपोनेंट स्टडी करेंगे। सो एस एक्स, जब डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां जो हो रहा है उसका एक्स कंपोनेंट वो उतना ही होगा जितना की रेंज है, और यू एक्स यू कॉस थीटा इंटू टी, दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि रेंज के लिए टोटल टाइम लग रहा है, प्लस हाफ ए एक्स का वैल्यू जीरो है ना यहाँ पे। सो ये जीरो आएगा, इसे हटा दीजिए। सो ये आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाई जी, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर, यू इंटू यू स्क्वायर। अच्छा, टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला है ना। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड। तो जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है। सो आ जाइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। या इक्वेशन ऑफ मोशन, जिस पाथ को फॉलो करा है, इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड। सो मैं इक्वेशन लगाने जा रहा हूं ये वाले, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स एक्सिस के लिए लगाऊंगा। सो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस का जो भी कंपोनेंट होगा उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और यू एक्स उसका वैल्यू है यू कॉस थीटा, एंड ये टी, और ये जीरो हो चुका है क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो है। सो यहां से टी इक्वल टू आएगा, टी इक्वल टू आएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। नौ फिर से यही इक्वेशन लगा रहा हूं बट वाई एक्सिस के लिए, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का जो वाई कंपोनेंट होगा उसे वाई कोऑर्डिनेट से मैं डिनोट कर रहा हूं, वाई से डिनोट कर रहा हूं। सो वाई इक्वल टू यू वाई, जिसका वैल्यू है यू साइन थीटा इंटू टी, और ये टी, ये वाले टी हम यहां पुट करेंगे। सो ये बन जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा। ए वाई का वैल्यू है माइनस जी, तो मैं यहीं पे माइनस ले रहा हूं, माइनस जी बाई 2, ये वाले 2, टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये आएगा y इक्वल टू यू कैंसिल हो जाएगा
और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा बनेगा, सो ये बनेगा टैन थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसका ये इक्वेशन है. अच्छा, थ्रू आउट द मोशन tan थीटा कांस्टेंट है एंड थीटा वाज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द ग्राउंड, है ना. सो tan थीटा कांस्टेंट है और इसमें g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये भी कांस्टेंट है. सो ये कांस्टेंट को अगर मैं a से डिनोट करूं तो ये आएगा ax माइनस, और ये कांस्टेंट को g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं अगर b से डिनोट करूं तो ये आएगा bx स्क्वायर. और कोई भी मोशन इस इक्वेशन को अगर फॉलो करता है देन इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. पैराबोलिक मोशन है ये. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. सो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलोज पैराबोलिक पाथ. पैराबोलिक पाथ, है ना. अच्छा, फर्दर आप इस इक्वेशन को एक दूसरे फॉर्म में भी आप ला सकते हैं. y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स या फिर x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, वे r इज द रेंज. आप इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, ला सकते हैं, एंड ये भी काफ़ी काम आएगा न्यूमेरिकल में. हालांकि इसका डेरिवेशन कभी आता नहीं है, इसलिए हमने इसका डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं. इसको हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, करके मैं दिखा नहीं रहा हूँ कि कैसे ये कन्वर्ट होगा, बट न्यूमेरिकल में आता है तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, रेंज को लेकर के हमें थोड़ा सा और कुछ बात करना है. सो आइए बात करते हैं, 2 पॉइंट्स और बात करेंगे हम. सो रेंज का फॉर्मूला था r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. तो क्वेश्चन ये है, फर्स्ट पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि अगर एक फुटबॉल को किक करते हैं विथ सर्टेन स्पीड तो कितने एंगल पे हम किक करें कि सबसे ज्यादा दूर पे जाके गिरे. दैट मीन्स रेंज का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए. कितने एंगल पे किक करना है ताकि रेंज का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए. तो रेंज को मैक्सिमम होने के लिए, आर को मैक्सिमम होने के लिए आरएचएस को मैक्सिमम होना पड़ेगा, एलएचएस को मैक्स होने के लिए आरएचएस को मैक्स होना पड़ेगा क्योंकि बीच में इक्वल है. सो फॉर द रेंज टू बी मैक्सिमम, इसे मैक्सिमम होना पड़ेगा. और क्योंकि u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, क्योंकि एक जिस स्पीड से हम थ्रो कर रहे हैं या किक कर रहा है वो कांस्टेंट है. किस एंगल पे हमें किक करना है सो दैट मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाके गिरे वो रेंज मैक्सिमम हो, तो उसके लिए साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा. साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, मतलब साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1. और साइन 2 थीटा को 1 होने के लिए 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. अगर 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 आएगा. दैट मीन्स थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री. तो यहां से हमें ये मिल रहा है कि रेंज को मैक्सिमम होने के लिए थीटा को 45 डिग्री होना पड़ेगा. दैट मीन्स अगर ये फुटबॉल को 45 डिग्री पे किक किया तो सब बहुत ज़्यादा दूर पे गिरेगा, है ना, रेंज मैक्सिमम होगा. सो फॉर द रेंज टू बी मैक्सिमम थीटा शुड बी 45 डिग्री. नेक्स्ट एक और पॉइंट का हमें बात करना है कि अगर एक बार आपने उसे किक किया 20 डिग्री पे विद द ग्राउंड और दूसरी बार आपने किक किया 70 डिग्री पे विद द ग्राउंड, तो रेंज ज्यादा किस केस में होगा? 20 डिग्री पे किक करने से ज्यादा रेंज होगा या 70 डिग्री पे किक करने से ज्यादा रेंज होगा, या फिर दोनों के लिए सेम होगा? सो आइए देखते हैं, इसका भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं. जब हमने थीटा पे किक किया तो रेंज को हम मानते हैं r, और जब हमने 90 माइनस थीटा पे किक किया तो रेंज को मान लीजिए r डैश, है ना. व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा देन लेट द रेंज बी r, या इसे r1 मान लीजिए. एंड व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा तो ये r2 मान लीजिए. सो थीटा पे रेंज ज्यादा होगा या 90 माइनस थीटा पे रेंज ज्यादा होगा. सो व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा रेंज होगा r1. तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था इस केस में, तो रेंज का वैल्यू ये आएगा. सो r1 इक्वल टू आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी.
और जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है तो R2 हमने माना है, तो ये R2 आएगा इस बार, प्रोवाइडेड एंगल हम लेंगे 90 माइनस थीटा, सो ये आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। थीटा का वैल्यू का इस बार 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमने 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, बाई जी। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, है ना। और साइन 180 माइनस 2 थीटा का वैल्यू होगा साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्योंकि साइन 180 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा, या कोई भी एंगल ले लीजिए, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा होगा साइन 2 थीटा। सो आप नोटिस कर रहे हैं कि R1 और R2 का वैल्यू सेम आ रहा है ना। R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू सेम आ रहा है, दैट मीन्स रेंज अगर आपने थीटा पे प्रोजेक्ट किया तो, या फिर 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया तो रेंज सेम आएगा। सो रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सो रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। सो अगर आप 20 डिग्री पे किक कर रहे हैं, 20 डिग्री पे किक कर रहा है, या फिर 90 माइनस 20 पे कर रहा है, दैट मीन्स 70 पे कर रहा है, रेंज सेम आएगा। या फिर 30 पे कर रहा है एंड 90 माइनस 30 जो कि 60 आएगा, रेंज सेम होगा। सो 20 डिग्री और 70 डिग्री पे रेंज सेम है, 30 और 60 पे रेंज सेम है, दैट मीन्स फाइनली थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा बाकी और भी जो टाइप्स के प्रोजेक्टाइल है, जैसे हेलीकॉप्टर वाला या बिल्डिंग से प्रोजेक्ट किया था, या बिल्डिंग से सर्टेन एंगल पे प्रोजेक्ट करे, तो वो सब केसेस को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा।